अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन हमीद। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट अर्थ स्ट्रक्चर, वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने हमने पढ़ा कि जहाँ तक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम अबाउट अर्थ इंटीरियर, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे रिलायबल सोर्स जो है वो अर्थक्वेक वेव्स है। ये अर्थक्वेक वेव्स जब निकलती हैं, वन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, दे ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ स्टेशंस पे, कुछ सिस्मोग्राफिक स्टेशंस पे ये अर्थक्वेक वेव्स डिटेक्ट नहीं होते हैं, और उन जोन्स को हम शैडो जोन्स बोलते हैं। और इसके अलावा जब ये वेव्स ट्रैवल करते हैं, इनकी वेलोसिटी और डायरेक्शन को लेके अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे, तो इनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। इनकी डायरेक्शन एक सिमिलर ट्रैक या सिमिलर पाथ ये एक्वायर नहीं करते। इससे हम ये इन्फर करते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है, इट्स कंपोजिशन वेरीज। ठीक है, तो वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी। और डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? अगेन जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है। क्या वो सॉलिड है, क्या वो सेमी सॉलिड है या लिक्विड है? तो ऑब्वियस सी बात है कि वेव्स जो है इनकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल वो चेंज हो जाएगी। प्लस इनकी जो डायरेक्शन है, अगेन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मैटर, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या फिर रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, कौन सी प्रॉपर्टीज? स्पेशली वेलोसिटी एंड डायरेक्शन को लेके वी हैव बीन एबल टू गेट अ डिटेल्ड पिक्चर अबाउट द अर्थ's इंटीरियर। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, अर्थ का जो इंटीरियर है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। क्या क्या है? वी हैव द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। तो क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का। ठीक है, रॉकी इन नेचर है, तो ये सॉलिड है, और इसकी जो थिकनेस है ये वेरी करती है इन ओशंस एज वेल एज ऑन कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे, इट्स मेड अप ऑफ सियाल एंड सिलिकॉन। इट्स मेड अप ऑफ इट सियालिक इन नेचर, जिसका मतलब क्या हुआ कि SI जो है वो सिलिका और AL अमोनियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सियालिक क्रस्ट जो है ये लाइटर होती है इन कंपैरिजन टू ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट का जो कंपोजिशन है, इट्स मेड अप ऑफ सीमा या SI फॉर सिलिका और MA फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, तो सीमा जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। जब इस सीमा की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो डेंस वाला जो लेयर होगा वो नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो इस डेंसर मीडियम के ऊपर फ्लोट करेगा। इसका मतलब यह है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं या कॉन्टिनेंट्स बजाते खुद हैं, वो ओशनिक क्रस्ट पे फ्लोट करते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ओशनिक क्रस्ट जो है वो लाइटर मटेरियल्स की बनी है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइटर मटेरियल्स की बनी है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो डेंसर मटेरियल्स की बनी है। और इसकी थिकनेस की हम बात कर रहे थे, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है, इट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स, और ओशनिक क्रस्ट की जो मेन थिकनेस है, इट्स अराउंड 5 किलोमीटर्स। लेकिन कॉन्टिनेंट्स पे वी हैव ह्यूज माउंटेन सिस्टम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंडीज़ है, अल्प्स है, हिमालयाज़ है। तो यहाँ पे इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल इन हिमालयाज़ इट्स अराउंड 100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इट इज़ 30, बट इट कैन बी एज मच एज 70 to 100 किलोमीटर्स थिक। किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ओशन क्रस्ट की उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये जो क्रस्ट है, इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स। जैसे मैंने कहा कि उसका जो कंपोजिशन है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, वो लाइटर मटेरियल्स का बना होता है, और ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें वो थोड़ी सी डेंसर मटेरियल्स की बनी होती है। तो उस डेंसिटी को अगर हम देखेंगे, ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है, इट्स अराउंड 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ओशनिक क्रस्ट की जो थिक डेंसिटी है, इट इज़ 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देन वी हैव द मेंटल।
अब ये मेंटल और क्रस्ट को अगर हम देखेंगे, यहाँ तक अगर इस पोर्शन को आप देखेंगे, ये एक पोर्शन है, ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, एंड देन वी हैव द कोर। ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस क्रस्ट को एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है बीच में जो इसको सेपरेट करती है फ्रॉम मेंटल। कहने का मतलब ये है कि क्रस्ट एक डेप्थ तक एक्सटेंड होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो उस डेप्थ तक प्रॉपर्टीज एक रहती है और उसके बाद प्रॉपर्टी चेंज होती है। सो द बाउंड्री बिटवीन दीज टू लेयर्स, इस क्रस्ट और मेंटल को जो सेपरेट बाउंड्री करती है, डिसकंटिन्यूटी करती है। डिसकंटिन्यूटी क्यों? बिकॉज यहाँ तक एक प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टीज़ डिसकंटिन्यू होती हैं, नए प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट होते हैं। तो इस बाउंड्री को जो इन दो लेयर्स को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, किस किस को? क्रस्ट को और मेंटल को, उसको हम मोहो या मोहोविचिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेंटल है इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। जैसे मैंने कहा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी रहती है बिटवीन मेंटल एंड क्रस्ट। तो अपर पोर्शन इस मेंटल का अगर हम देखेंगे, अपर पोर्शन इस मेंटल का जो अपर पोर्शन रहता है, ये वाला पोर्शन अप टू ए डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर्स, इसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल का अपर वाला पोर्शन है। तो ये एस्थेनोस्फीयर एक्चुअली एक सेमी मोल्टन स्टेट में रहता है, ये सॉलिड नहीं रहता है, पूरा सॉलिड नहीं रहता है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये जो है ये थोड़ा सा सेमी मोल्टन स्टेट में रहता है। और इस जोन को हम लो वेलोसिटी जोन LVZ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज इस स्फीयर में अर्थक्वेक वेव्स की जो वेलोसिटीज है वो कम होती है। ठीक है, कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, ये सेमी मोल्टन स्टेट में रहता है। हमने पढ़ा कि पी वेव्स का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है सॉलिड्स में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स और गैसेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पी वेव्स की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, इसी तरह एस वेव्स की भी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उनकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है और दे गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ट्रैवल पाथ। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये मेंटल में एक सोर्स रहता है, किसके लिए? वॉल्केनिक एरप्शंस के लिए। तो यहाँ पे इस एरिया से ही जो मटेरियल बाहर आ जाता है थ्रू वॉल्केनिक एरप्शंस, उसका रीज़न ये है कि ये हमेशा मोल्टन रहता है। यहाँ पे ही मैग्मा चैम्बर एग्जिस्ट होता है जहाँ से वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आ जाता है थ्रू वॉल्केनिक एरप्शंस, जो हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो इसकी डेंसिटी है इट इज़ बिटवीन 3.4 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 3.4 ग्राम्स अपर मेंटल का है और 5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो लोअर मेंटल का है। तो इसमें और एक चीज़ आपने देखनी है कि जो क्रस्ट है पूरा क्रस्ट प्लस अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, अपर पोर्शन एस्थेनोस्फीयर से भी थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन अगर हम देखेंगे अप टू अ डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर्स, तो उस पोर्शन को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये वाला पोर्शन किस किस का बना होता है? एक तो पूरा क्रस्ट जो कि 100 किलोमीटर्स तक एग्जिस्ट होता है, और प्लस 100 किलोमीटर्स किसके? मेंटल के, मीन्स 200 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट करता है। ठीक है, तो अर्थस क्रस्ट प्लस पार्ट ऑफ अपर मेंटल लिथोस्फीयर क्रिएट करता है, लिथोस्फीयर बनाता है। तो ये लिथोस्फीयर मोबाइल रहता है ऑन द एस्थेनोस्फीयर। इसकी मोबिलिटी की वजह से, इसकी मोमेंट की वजह से बहुत सारे फिनोमेना अर्थ पे होते हैं, जिनमें टेक्टोनिक एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो टेक्टोनिक एक्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ दिस लिथोस्फीयर, जिसको एक्चुअली जो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे इन द सेंस के
इन दिस लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू सर्टेन पार्ट्स। उन को हम प्लेट्स के नाम से जानते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इस एस्ट्रोनोस्फेयर पे फ्लोट करते हैं। देन उसके बाद हमारा कोर आ जाता है। इस कोर को कौन सी बाउंड्री सेपरेट करती है फ्रॉम मेंटल, दैट्स नोन एज गिटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये कोर है जो है, इसके भी दो हिस्से हैं, वन इज अपर कोर या आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। ठीक है, तो अगेन हम अपर और लोअर कोर क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज चेंज इन द प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एज वेल एज कंपोजिशन। ठीक है, तो उनके इसके बेस पे हमने इनको आउटर और इनर कोर बताया, और जो बाउंड्रीज इनको सेपरेट करती हैं इन तमाम लेयर्स को, वो यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कंट्रोल डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। देन मोहोविचिक डिसकंटिन्यूटी जो है हमने बताया, गुटनबर्गी हमने डिस्कस की। देन रैपिटी डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसी तरह लेमन डिसकंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट होती है बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो कोर की अगर हम बात करेंगे, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2900 किलोमीटर्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो कहाँ तक एक्सटेंड होता है? 6370 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अब होना तो चाहिए उल्टा, होना तो चाहिए था उल्टा, कि इनर कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन ये सॉलिड में है। ठीक है ना, लेकिन इसके पीछे की रीज़न है, जितना हम अर्थ के अंदर जाते हैं टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे प्रेशर ओवरकम्स टेम्परेचर, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर। सो उस प्रेशर की, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो सेंटर ऑफ अर्थ है वो लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होके सॉलिड में हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ इंटेंस प्रेशर। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जो प्रेशराइड स्टेट में सिलेंडर्स में भरा जाता है, तो वो अगर हम उसको मूव करेंगे तो वो हमें लिक्विड जैसा दिखता है। अब प्रेशराइज हमने गैस को किया लिक्विड में, अब अर्थ के अंदर इतना प्रेशर है कि लिक्विड स्टेट को चेंज होना पड़ता है इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न दैट द इनर कोर, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर, तो उस प्रेशर की वजह से वो स्टेट कौन सा एक्वायर करता है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इनर कोर सॉलिड में रहता है और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इनर कोर की जो डेंसिटी है वो 13 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड देन ये जो कोर है इट्स मोस्टली मेड अप ऑफ हेवियर मेटल्स, जिनको हम नाइफी भी बोलते हैं, एंड एन आई स्टैंड्स फॉर निकल, और एफ ई फेरस यानी आयरन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे वोल्केनोज और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आते हैं। तो वोल्केनो एक्चुअली क्या होता है? इट्स वेंट रप्चर इन द अर्थ क्रस्ट, जहाँ से मैटर मैग्मा चैम्बर से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा, लावा या वॉल्केनिक ऐश या गैसेस की शक्ल में एस्केप होके अर्थ की सरफेस पे आ जाता है या अर्थ के सरफेस तक ही पहुंचता है। वो अभी देखेंगे कि वो क्या, उसका क्या माना है। तो ये जो हॉट मैटर अंदर से बाहर आ जाता है, अगर यह ज़मीन तक पहुंचता है लेकिन बाहर नहीं आता, इसको हम फिर मैग्मा बोलते हैं। और अगर यह मैटर बाहर आ जाता है, सरफेस के बाहर आ जाता है, फ्लो करता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम फिर लावा बोलते हैं। सो आई होप आपने एक डिफरेंस देखी होगी, समझ में आई होगी कि ये मैटर जब बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है, और अगर ज़मीन के अंदर ही तक रहता है, सरफेस के बिनित रहता है, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से आप देख लीजिएगा कि ये मैग्मा चैम्बर है जो एग्जिस्ट होता है इन एस्टेनोस्फीयर, और ये कंडुइट है, ये वे है जहाँ से ये बाहर आ जाता है। ये हर एक जगह बाहर नहीं आता, ये सिर्फ वो एरियाज़ देखता है जहाँ जो वीक हो, तो इन्हीं वीक जोन्स के अलॉन्ग ये बाहर आ जाता है, और दे कम विद अ ग्रेट प्रेशर, विद अ ग्रेट फोर्स, ये फट जाते हैं, और अंदर से बोथ मोल्टन मैटर और इन द फॉर्म ऑफ गैस और एशेस में यह मटेरियल बाहर फेंका जाता है। राइट,
देन ये मटेरियल इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, दे कैन बी लावा फ्लोज। फ्लो की अगर हम बात करेंगे, फ्लो सिंपली मीन्स बहना। तो अगर ये लावा बह जाता है, इट एक्सटेंड्स टू ए सर्टन एरिया। अब कहाँ तक एक्सटेंड होता है वो डिपेंड करता है इस लावा की विस्कोसिटी पे, ये लावा कितना थिक होगा। अगर मैं हनी की एग्जांपल आपको बताऊं और वाटर की, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हनी इजीली फ्लो नहीं होता, उसमें कोहिजन बहुत ज़्यादा रहता है, थिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन वाटर वो उतना थिक नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी तरह जो लावा है, अगर ये फ्लो ज़्यादा करता है, इसका मतलब होता है कि इसमें विस्कोसिटी कम है। अगर ये फ्लो कम करता है तो इसकी विस्कोसिटी फिर ज़्यादा रहती है। तो अगर ये फ्लो दूर दूर एरियाज तक करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, तो उसको हम लावा फ्लो बोलते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी वन। देन वी हैव वोल्केनिक बॉम्ब्स। तो ये बॉम्ब्स एक्चुअली क्या हुए कि जब ये वोल्केनिक मैटर बाहर आ जाता है, बाहर होके ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो अगर ये इन फ्रैगमेंट्स का साइज इट्स मोर देन 6.4 सेंटीमीटर्स या मोर देन 64 मिलीमीटर्स, तो इन फ्रैगमेंट्स को हम इन पार्टिकल्स को हम वोल्केनिक बॉम्ब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बाहर होके कूल डाउन होते हैं। तो वन इज़ ए कूल, तो ये फ्रैगमेंट जो है, इफ़ दे आर 64 मिलीमीटर्स और मोर इन डायमीटर, तो इनको हम वोल्केनिक बॉम्ब्स बोलते हैं। देन वी हैव द पायरोक्लास्टिक डेब्री। पायरोक्लास्टिक डेब्री मीन्स कि वोल्केनिक बॉम्ब्स के साथ साथ ये फ्रैगमेंट्स इससे छोटे भी हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। तो इनको कलेक्टिवली हम पायरोक्लास्टिक डेब्री बोलते हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऐश, लैपिलाई, ब्लॉक्स, बॉम्ब्स, जो कि वोल्केनिक बॉम्ब से छोटे साइज में होंगे। एंड इनको हम कलेक्टिवली पायरोक्लास्टिक डेब्री बोलते हैं। सो दे आर सिंपली द फ्रैगमेंटेड मटीरियल्स ऑफ वेरिंग साइज, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस से बाहर आ जाते हैं। देन वी हैव ऐश, वी हैव डस्ट एंड वी हैव मैनी गैसेस। गैसेस में अब देखिए बहुत सारे गैसेस बाहर आ जाते हैं। वी हैव सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बहुत बहुत सारे गैसेस बाहर आ जाते हैं। तो ये वोल्केनो जो है, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन, नेचर ऑफ एरप्शन, इनका फटने का नेचर कैसा है, ठीक है। एंड देन फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस, और जब ये फटते हैं तो ये सरफेस पे कौन सी शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एरप्शन दे कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। आई होप कि आपको पता होगा कि एक्टिव मतलब क्या हुआ। एक्टिव मीनिंग जो फ्रिक्वेंटली फटता हो, जो रिसेंटली फटा हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, यू हैव माउंट इटना इन सिसिली, जो कि इटली में है। इसी तरह किलावी जो है हवाई में है। डोरमेंट जो है स्लीपिंग वोल्केनो होता है, कि ये इसको थोड़ा टाइम होता हुआ होगा फटने में, लेकिन इट कैन एरप्ट एनी टाइम। तो एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया अफ्रीका में है। इस तरफ माउंट फिजी जापान में है, ये भी डोरमेंट है या स्लीपिंग है। एंड देन थर्ड वन इज़ एक्सटिंक्ट, जो कि डेड वोल्केनो है, जो कि जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है एरप्शन की। एग्जाम्पल तो यहाँ पे है थियल्सन, माउंट थियल्सन ओरेगन, जो कि यूएस में है। तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरप्शन। नाउ दूसरा जो है, इट्स ऑन द बेस ऑफ फॉर्म, जो ये बनाते हैं, डेवलप होती है ऑन द सरफेस, वन इज द एरप्ट। तो इसमें वी हैव शील्ड वोल्केनोज, वी हैव सिंडर कून्स, वी हैव कंपोजिट वोल्केनोज, वी हैव कैल्डेरास एंड मैनी सच अदर फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमने कुछ ले लिए हैं, जैसे शील्ड वोल्केनोज। तो शील्ड का मतलब ये है, जब ये मैटर बाहर आ जाता है तो ये फ्लो होता है ऑन ऑल द साइड्स। तो अगर इसने एक डोम शेप इख्तियार की, ये बाहर आया, ये बाहर आया, और इस साइड भी हर एक साइड ये फ्लो होता गया, तो एक शील्ड जैसा बन गया, डोम जैसा बन गया। तो इसको हम शील्ड वोल्केनोज बोलते हैं। सिंपली फॉर्म, इसने कौन सी शक्ल इख्तियार की, तो उस बेस पे हम इसको नाम देते हैं एज शील्ड वोल्केनोज। इसमें ज़्यादातर ये बेसाल्टिक रॉक्स का होता है। उसके बाद हमारे सिंडर कोन आ जाते हैं। ये सिंडर कोन क्या होता है, जब ये वोल्केनो फट जाता है तो बाहर जब ये मटेरियल आ जाता है, ये हर एक साइड से नीचे आ जाते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, कूल डाउन होते हैं। तो अगर ये मटेरियल पायरोक्लास्टिक नेचर का था, ये पायरोक्लास्टिक डबरी बाहर आ गई और ये हर एक साइड फ्लो होके
सॉलिडिफाई हो गए और दूर से ये खिल जैसा दिखता हो, ठीक है। ये यहाँ पे वेंट है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके बाहर ये मटर आके हर एक साइड फ्लो होता गया, लेकिन ये मटर अगर लूज़ हो, लूज़ मीन्स कि इट्स ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है, ऑफ वेरिंग नेचर, जिसमें पायरोक्लास्टिक डबरी ज़्यादा आता है, तो अगर ये दूर से एक हिल की शक्ल इख्तियार करता है तो इसको हम कॉनिकल सॉरी इसको हम सेंडर कोन बोलते हैं, ठीक है। ये कॉनिकल हिल जैसी शक्ल इख्तियार करके इसको हम फिर सेंडर कोन बोलते हैं। देन वह कंपोजिट वोल्केनोज, इनको हम दूसरा नाम स्ट्रेटो वोल्केनोज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये लावा बाहर आ जाता है, मैग्मा बाहर आ जाता है, तो अगर ये लेयर वाइज सॉलिडिफाई होके, लेयर वाइज एक्यूमुलेट होके, डिपॉजिट होके एक शक्ल इख्तियार करता है, उसको हम कंपोजिट वोल्केनोज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पहले ऐश आता है, उसके बाद लावा, फिर ऐश, फिर लावा, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनता है तो इस वोल्केनो को हम कंपोजिट वोल्केनोज बोलते हैं। और ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत वेलोसिटी के साथ फटते हैं, तो ये जो मैटर है बहुत दूर दूर तक पहुँचता है एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये डिपोजिशन हुई इन वोल्केनिक मैटर की इन लेयर्स, तो इस वोल्केनो को हम कंपोजिट वोल्केनोज बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव कैल्डेरा वोल्केनोज। क्योंकि क्या होता है जब वोल्केनोज फटते हैं तो इनकी जो एक्सप्लोसिव इंटेंसिटी होती है, एक्सप्लोजन इंटेंसिटी होती है, वो वेरी करती है। अगर ये बहुत एक्सप्लोसिव रहते हैं तो क्या होता है कि इस एनर्जी की वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वंस वोल्केनो एरप्ट्स, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है तो नीचे से, इस वोल्केनो के नीचे से एरिया जो है वो दब जाता है, वो क्लैप्स हो जाता है और एक डिप्रेशन जैसा बनता है, ठीक है। तो इस डिप्रेशन को हम कैल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, व्हेन लार्ज eruption ऑफ मैग्मा, बहुत ज़्यादा मैग्मा या लावा बाहर आ जाता है और एक डिप्रेशन बनता है, तो उस लार्ज डिप्रेशन को हम कैल्डेरा बोलते हैं। एंड इफ़ इस कैल्डेरा में, इस डिप्रेशन में पानी जमा होता है तो हम उसको क्रेटर लेक बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। क्या होता है कि जब ये लावा या मैग्मा, इनफैक्ट लावा ही जब सरफेस पे आता है, तो अगर ये लावा बहुत फ्लूडी था, विस्कस नहीं था, ठीक है, और ये दूर दूर तक पहुंच के सॉलिडिफाई हो जाता है, लेयर्स बनाता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जमा होके बहुत एरिया कवर करता है, तो उन एरियाज़ को हम फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि डेक्कन ट्रैप्स जो इंडिया के हैं, ये बहुत फर्टाइल भी होते हैं और ये बहुत एरिया इन्होंने कवर किया होता है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र प्लाटू जो है इसमें आ जाता है। देन वी हैव कोलंबिया रिवर फ्लड बेसाल्ट यूएसए में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस की। उसके बाद आपका आ जाता है मिड ओशनिक रिज। अगर हम मिड ओशनिक रिज की बात करेंगे तो ये सिंपली क्या है, जैसे अर्थ के सरफेस पे वी हैव डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स, ठीक है, माउंटेन चेन्स है, अल्प्स है, एंडीज़ है, रॉकीज़ है या हिमालयाज़ है। तो इसी तरह जो ओशन फ्लोर है, ओशंस में भी इससे भी बड़े माउंटेन सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिनको हम मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। तो अगर उन रिजेस में वोल्केनोज आते हैं, ठीक है, तो उनको हम मिड ओशनिक रिज वोल्केनोज बोलते हैं। सिंपल सी बात। ये कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, वो हम होपफुली नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो देन वी हैव वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म जो बनते हैं बिकॉज ऑफ वोल्केनिक eruptions, उनको हम वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मीन जो अर्थ के अंदर बनेंगे, अर्थ के सरफेस के नीचे बनेंगे, और एक्सट्रूसिव वो हैं जो अर्थ के सरफेस पे बनेंगे, सरफेस के बाहर बनेंगे, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर ये मैग्मा बहुत नीचे सॉलिडिफाई हो जाएगा, अर्थ के क्रस्ट के अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगा, डीप सीटेड रहेगा, उन रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही रॉक्स अर्थ के सरफेस पे बनते हैं बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, तो उनको हम वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं,
ठीक है। तो एक्सट्रूशन लैंड फॉर्म्स सिंपली वो फॉर्म्स लैंड फॉर्म्स हैं जो इस वोल्केनिक एरप्शन की वजह से अर्थ के सरफेस से बनेंगे। तो इनमें ये फीचर्स बनते हैं, कॉनिकल वेंट है, मिड ओशन क्रीज है, कंपोजिट टाइप वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स है, और ये सारे फीचर्स, ये सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। और इंट्रूशु में आप देख सकते हैं वी हैव बैथोलिथ्स, वी हैव लैकोलिथ्स, वी हैव लापोलिथ्स, फैकोलिथ्स, सेल्स, टाइक्स। तो इनकी मीनिंग यहाँ पे मेंशन की गई है। यू कैन गो थ्रू द डेफिनेशन एंड दिस डायग्राम एज वेल। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्सट्रूशु में क्या, इनफैक्ट इंट्रूशु में यहाँ पे क्या बनते हैं, और एक्सट्रूशु में अभी हमने डिस्कस किए। तो इसी तरह इस पिक्चर, इस इमेज को देखिए, डायग्राम को देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स बनते हैं अर्थ के अंदर। तो आई होप एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये वोल्केनोज क्या होते हैं और क्या क्या वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड एक आइडिया मिल गया होगा अबाउट दीज अर्थक्वेक्स, volcanoes and volcanic landforms. So thank you very much.